नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ब्लॉग एंड ज़ील। मैं हूं अरुण। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक जो हर 2 महीने में होती है, बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, वो एक फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है? 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो छठवीं मौद्रिक नीति, छठवीं मॉनेटरी पॉलिसी बनकर सामने आ गई है। इसकी बैठक हुई थी अभी। तो इसकी बैठक में क्या डिसीजन हुआ है, क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, एमएसएफ, क्या है ये, इनका डिसीजन क्या निकल के आया है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स होते हैं और ये हर 2 महीने में इनकी 6 मेंबरों की एक बैठक होती है, जिसमें आने वाले 2 महीने का रेट डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर क्या होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो 6 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 3 मेंबर गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। जो 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं वो कौन कौन है? वो 3 हैं ये: जयंत वर्मा, आसिमा गोयल और शशांक भिड़े। ये 3 गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं और आरबीआई की तरफ से मनोनीत किए जाने वाले स्वयं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास, मृदुल सागर और मिशेल पात्रा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्हें ये 6 मेंबर्स मिलके आरबीआई की छठवीं मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक को कंप्लीट किया है। और इसमें क्या डिसीजन निकल के आया, इसका मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट, इसको जो है 2 से 6% के बीच में रखना इनका, इसका मेन एम होता है। 2 to 6% इसके बीच में ही रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी 2016 में बनकर तैयार हुई थी और इसी में ये डिसाइड किया गया था कि हर 2 महीने में बैंक से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स के जानकार 6 बंदे बैठेंगे, 6 लोगों की मीटिंग की जाएगी और उसमें डिसाइड करेंगे हम कि इन्फ्लेशन रेट को 2 से 6% के बीच में ही रखना है ना। यानी कि एवरेज, सबसे अच्छा एवरेज है 4% का, तो 4% का एवरेज मेंटेन करके चलना है ना। तो इसमें क्या डिसाइड हुआ है रेपो रेट को लेके, रिवर्स रेपो रेट को लेकर, उससे उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। जब मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन बिगड़ जाता है या इनमें असंतुलन आ जाता है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती या कह दीजिए कि गुड्स और सर्विसेज का मूल्य बढ़ जाता है ना, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की, यानी कि असंतुलन हो जाता है ना। इकोनॉमी में असंतुलन हो जाता है, उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसके क्या कारण होते हैं? इसका कारण ये होता है कि किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाना। मान लीजिए अगर 1 मिनट की आम की पैदावार हो रही है 5 क्विंटल और उसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है 10 क्विंटल के आसपास, तो डिमांड के हिसाब से जो जो सप्लाई है वो तो हो नहीं पा रही है, तो ये इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा कर देती है। और किसी प्रोडक्ट को बनाने में, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है या कार की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एज्यूम कीजिए कार की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसमें जो भी इनपुट्स लगेंगे, उसका व्हील व्हील आएगा, एलॉय व्हील आएगा, उसकी चेयर्स आएंगी, सीट कवर्स आएंगे, इंजन आएगा, और ये सब को मिला के जो कार की लागत है, अगर वो बढ़ जाती है, यानी कि इन सब का प्राइस बढ़ जाता है, तो टोटल जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें जो लागत है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तब भी इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाती है ना। अब इसकी गणना 2 आधारों पर की जाती है। इसकी गणना के आधार क्या क्या है? इसकी गणना के 2 आधार हैं। एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये थोक मूल्य सूचकांक इसे हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। यानी कि थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाया जाता है। थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाया जाता है। डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई की गणना की जाती है। ध्यान रखेंगे, महंगाई की जो गणना है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जानते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है कि उपभोक्ता स्तरों पर, यानी कि कंज्यूमर्स के लेवल पर कीमतों की माप की जाती है।
है ना। और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके जरिए मुद्रास्फीति की माप स्तर पर बढ़ जाती है ना, खुदरा स्तर पर बढ़ जाती है ना। ये ध्यान रखेंगे, खुदरा स्तर पर बढ़ जाती है। खुदरा यहां पे छूट गया। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके जरिए मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर बढ़ जाती है ना, खुदरा स्तर पर की जाती है, जिसमें क्या होता है कि उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव अनिवार्य होता है। जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं उपभोक्ता हमारे, उनमें जो है खुदरा स्तर पर सीपीआई के जरिए मुद्रास्फीति की माप की जाती है कि इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है इस समय मार्केट में। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, है ना। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये अलग अलग इनका रेट, इनका जो परसेंटेज होता है, ब्याज दर होती है, इनमें परसेंटेज रेट क्या डिसाइड होता है, ये हर बाई मंथली, हर 2 मंथ की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें ये डिसाइड होता है। तो अभी की मॉनेटरी पॉलिसी, जो छठवीं मॉनेटरी पॉलिसी है अभी संपन्न हुई है, उसमें क्या डिसाइड किया गया है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला टर्म आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो है, रेपो रेट रेपो रेट क्या होता है, मैंने कई वीडियोस में ये बताए भी हैं, जितने भी करंट के वीडियोस हैं उसमें जो इकोनॉमी के बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो हर बार आती है, उसमें कुछ वीडियोस ऐसे जिनमें मैंने इसका इलोबरेट कर रखा है, बट फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि ये टर्म ऐसे हैं जो माइंड से निकल सकते हैं, है ना। बट इकोनॉमी को समझने के लिए इन टर्म्स को जानना, इनसे फैमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो होता है ये अभी 4% रखा गया है। इज्यूम कीजिए कि अगर बैंक, कोई बैंक है, वो आरबीआई से उधार लेता है, आरबीआई से उधार लेता है ना, आरबीआई से उधार लेता है, तो आरबीआई जब जो पैसे इसे देती है उस पर जो ब्याज दर लगाती है, ब्याज दर जो लगाती है वो कहा जाता है रेपो रेट। तो ब्याज दर इस समय जो है वो 4% ही लगाया गया है ना। पहले भी 4% था और अभी भी अनचेंज रखा गया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीजें अनचेंज रखी गई हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन्हीं पर डिपेंड करता है कि बैंक जो है आगे लोन जो फॉरवर्ड करेंगे उस पर ब्याज कितना लेंगे, है ना। बैंक अगर इसे 4% आरबीआई को पे करना है अगर बैंकों को, तो ये हमसे 8% लेंगे बैंक, है ना। तभी तो बैंकों की इनकम होगी। 4% बैंक अपने पास रख लेगा, 4% उठा के दे देगा आरबीआई को, है ना। तो ये है रेपो रेट। रेपो रेट, इसमें खास बात एक होती है, इसमें खास बात क्या होती है कि जो बैंक को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कुछ अदर चीजें इसे आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, या गवर्नमेंट जो पैसे लेती है आरबीआई से, उसे क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है बैंक को आरबीआई के पास, यानी कि कोई चीज उठा के गिरवी रखनी पड़ती है बैंक के पास, उस पर बैंक जो आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ती है बैंक को, तब बैंक उसे बैंक बैंक मतलब आरबीआई जो है उस बैंक को पैसा देता है, और उस पैसे पे जो है आरबीआई ब्याज लेती है। और जब वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा बैंक द्वारा आरबीआई को, तब बैंक क्या होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गिरवी की हुई वस्तु को बैंक को वापस कर देती है। इसीलिए रेपो रेट को कई बार रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रीपर्चेज करनी होती है वो पहले ही आरबीआई को लिख के देना होता है कि आप हमारी ये चीज गिरवी रखिए, हमें इतने पैसे दे दीजिए, जब हमारे पास हम आपको ये पैसे वापस करेंगे तो हम आपसे ये चीज वापस खरीद लेंगे, उतने ही पैसे देके। क्लियर है? तो ये इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहा जाता है रेपो रेट को। क्लियर है? आगे देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है। बैंक जब अपनी एक्स्ट्रा मनी को, अगर बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, बैंक अपनी एक्स्ट्रा मनी को आरबीआई में पार्क कर देती है, आरबीआई में जमा कर देती है। तो जो जब बैंक उसे जमा करता है पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई में, तो आरबीआई उन पैसों पर बैंक को कुछ कुछ परसेंट का इंटरेस्ट देती है, कुछ परसेंट का इंटरेस्ट पे करती है, और वो इंटरेस्ट इस समय रखा गया है 3.35%। तो वो कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है सिंपल भाषा में, बैंक अपने पैसों, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उसे आरबीआई में पार्क करती है, और उन पैसों पर आरबीआई जो इंटरेस्ट पे करती है गवर्नमेंट बैंक को, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? ये होता है रिवर्स रेपो रेट। आगे है बैंक रेट। हाँ, एक और ध्यान रखेंगे, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे कि रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक जो है अपनी मनी जमा करती है, या शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेती है रेपो रेट में।
बट यही बैंक रेट में क्या होता है कि रेपो रेट बैंक रेट ज्यादातर सेम होते हैं, बट बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। अब के समय में 4.25% रखा गया है और रेपो रेट कितना है 4%। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक जो है आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, पैसे जो है उधार लेते हैं और आरबीआई से ये डायरेक्ट पैसे ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई भी वस्तु बैंक को आरबीआई में गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आरबीआई से डायरेक्ट पैसे ले सकते हैं। और बस इसमें इन्हें परसेंटेज मनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा देना होगा, वो अभी कितना रखा गया है 4.25%। क्लियर है, 4.25% का इंटरेस्ट रखा गया है। तो आरबीआई जो है बैंकों को लोन दे सकती है। इसमें क्या है कि बैंकों को कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई भी वस्तु गिरवी रखनी नहीं होती है और कोई भी परचेज एग्रीमेंट इसमें साइन नहीं होता है। ये है बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस, है ना। आगे देखते हैं, एक टर्म और आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सीमांत तरलता है, इसे कितना रखा गया है, इसे भी रखा गया है 4.25% इस मॉनेटरी पॉलिसी में, है ना। 4.25% रखा गया है। अब 4.25% रखा गया है तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होती है, आरबीआई से कोई भी बैंक आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी टाइम पे अगर बैंक के पास कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो बैंक आरबीआई से कुछ पैसे लोन ले सकते हैं, बट वन नाइट के लिए, एक नाइट के लिए, वन नाइट के लिए आपातकालीन स्थिति में जो बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, आरबीआई उस पर जो इंटरेस्ट लगाती है वन नाइट के लिए 4.25% है, वो उसे कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हाँ, इसमें ऐसा भी नहीं है कि बैंक जितना चाहे उतना लोन ले सकती है, इस पे भी कुछ लिमिट रखी गई है ना। बैंक जो है वन नाइट के लिए ऐसा नहीं है कि आरबीआई से कितना भी पैसा उधार ले सकती है, इसका भी कुछ लिमिट रखा गया है। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट क्या होता है कि वो लिमिट है एनडीटीएल। एनडीटीएल का 1%। एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होता क्या है, इसका 1% जो है बैंक शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि वन नाइट के लिए बैंक से मतलब आरबीआई से लोन ले सकती है अपनी इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कर सकती है। उसमें क्या होता है कि जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी होती है, उसके अंदर डिपॉजिटर्स जो होते हैं उनके सेविंग बैंक खातों के पैसे, टाइम लायबिलिटी जो एफडीज होती हैं, जो उनके टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, है ना। अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो अदर डिमांड होते हैं, टाइम लायबिलिटीज होती हैं, यानी कि किसी ने अगर अपना गोल्ड गिरवी रख रखा हुआ है, उससे लोन लिए हुए हैं, मतलब जो भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के, उन बैंक का अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ है, उनका 1%, उसका 1% यानी कि 1 करोड़ ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है। क्लियर है, क्लियर हो गया। एनडीटीएल क्या होता है और एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। अब आता है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। वैधानिक, इसे क्या बोला जाता है, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, और कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो कितना रखा गया है 3% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना रखा गया है 18%। इसके तहत क्या होता है कि बैंकों को कुछ अमाउंट रिजर्व के तौर पर रखने पड़ते हैं, है ना। रिजर्व के तौर पे यानी कि रखने पड़ते हैं, कुछ कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है और कुछ लिक्विडिटी यानी कि कुछ गोल्ड, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब चीजें रखनी पड़ती हैं एज ए रिजर्व। आइए इसको समझते हैं कि सीआरआर एसएलआर होता क्या है। सीआरआर अभी की डेट में 3% रखा गया है, बट गवर्नमेंट ने, मॉनेटरी पॉलिसी की टीम ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि इसे बढ़ाकर 3% से कितना कर देंगे 4% तक कर देंगे। ये एक बार में 4% नहीं बढ़ाया जाएगा, पहले बढ़ाया जाएगा 3.5%, उसके बाद बढ़ाया जाएगा 4%, ठीक है। 0.5% के अंतर पे ये बढ़ाया जाएगा और जो है इसे 4% तक पहुंचाना लक्ष्य है, इस मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी कमेटी में डिसाइड किया गया है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। क्लियर है, आगे देखते हैं कि सीआरआर एसएलआर होता क्या है। एज्यूम कीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल में ये समझते हैं कि सीआरआर एसएलआर होता क्या है। एनडीटीएल
मैंने बता दिया क्या होता है। एनडीटीएल में मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए है, बैंक के पास अगर 1,000 रुपए है तो बैंक उसमें से 3% निकालेगी, यानी कि हुआ 30 रुपए, और एसएलआर के तहत हुआ 18% यानी कि 180 रुपए। 18 रुपए प्लस 180 रुपए प्लस 30 रुपीज, ये बैंक को जमा कर देने होंगे, रिजर्व के तौर पे रखने होंगे आरबीआई के पास। और 790 रुपीज जो बचे, 790 रुपए, 790 रुपीज को ही बैंक अदर पर्पज के लिए घुमा सकती है। ये रिजर्व में रखे क्यों जाते हैं? सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये रखे क्यों जाते हैं? कि इन केस ऑफ बैंक रन क्या होता है कि कोई अचानक से अफवाह उड़ा दे कि ये बैंक बंद होने वाला है, तो जिन जिन लोगों ने अपने अकाउंट बैंक में खुलवा रखे होंगे वो क्या करेंगे? वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। और इन केस ऑफ इमरजेंसी मान लीजिए बैंक के पास पैसे नहीं है, तो बैंक इन जो रिजर्व रेशियोज हैं, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनके पैसे को यूटिलाइज करती है। इस केस में जैसे मानी भाई 2016 में क्या हुआ था? 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था कि डीमोनेटाइजेशन में जो भी डिपॉजिट्स थे बैंकों के, लोग जो है बैंकों की तरफ भागने लगे थे, पैसे निकालने के लिए लिमिट रख दी गई थी तो बैंक निकालने लगे थे। तो उस समय जब तक नए नोट नहीं छप के आ रहे थे, बैंकों ने जो रिजर्व रखे हुए थे उन्हीं को यूटिलाइज करना पड़ा था, है ना। इसे कहते हैं, बैंकों की तरफ जब लोग भागने लगते हैं तो उसे कहा जाता है बैंक रन, ठीक है। या बैंक डूबने के केस में काम आता है कि लोगों को रिकवरी देने में। क्लियर है? तो ये जो रिजर्व है, इसीलिए ये रिजर्व रखे जाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो जो 790 रुपए बचे, 790 रुपए ही बैंक घुमा सकता है मार्केट में, यानी कि बैंक चाहे तो इसे लोन में बांट सकता है 790 रुपए को। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि 790 रुपए, बाकी 30 रुपए प्लस 180 रुपीज रिजर्व में रख के 790 रुपए को बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, मार्केट, शेयर मार्केट में लगा सकता है या लोन बांट सकता है जिससे वो इंटरेस्ट कमा सके, है ना। इससे बैंकों की भी इनकम होती रहेगी। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या क्या आते हैं? कुछ कैश, कुछ अमाउंट का कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे रिजर्व के तौर पर बैंक को रखना होता है, ठीक है। इसे सीआरआर को बढ़ाकर 4% की बात की गई है, तो इज्यूम कीजिए 4% पे भी समझ लेते हैं कि अगर सीआरआर 4% है और 1,000 रुपए डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, एनडीटीएल में 1,000 रुपए हैं, तो 4% में यानी कि 40 रुपीज, 1,000 का 40 रुपीज आरबीआई को जमा कर देगा बैंक, और 960 रुपए को मार्केट में घुमाएगा, 960 रुपए को मार्केट में घुमाएगा। क्लियर है? मार्केट में घुमाएगा यानी कि लोन देगा या उसे लगा सकता है शेयर मार्केट में, जिससे भी इनकम हो सके। भाई लोन जिसको बांट देगा उसे भी इंटरेस्ट के तौर पे इनकम करेगा, है ना। तो ऐसे बैंक जो है सीआरआर को मेंटेन करता है, ठीक है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में ये भी डिसाइड हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ को लेकर चर्चा हुई है। जीडीपी ग्रोथ को लेकर क्या चर्चा हुई है? जीडीपी ग्रोथ को लेकर ये कहा गया है कि जीडीपी ग्रोथ को में अलग अलग बंदों की अलग अलग राय थी, अलग अलग कमिटीज की। हम आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ की अगर बात ले लेते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा था कि भारत की 2021-22 की, यानी कि 2021-22 का जीडीपी ग्रोथ 11.5% रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे निकल कर बाहर आया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया कि 11% रखा रहेगा जीडीपी ग्रोथ। और आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने ये कहा कि जीडीपी ग्रोथ इस साल का 2021-22 का के फाइनेंशियल ईयर का 10.5% रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे जरूर याद रखेंगे। किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है? इकोनॉमिक सर्वे से कितना परसेंट जीडीपी ग्रोथ रहने की बात की है, आईएमएफ से कितना परसेंट जीडीपी ग्रोथ, और आरबीआई ने कितने परसेंट जीडीपी ग्रोथ की बात कही है। अब इसमें यह भी डिसाइड हुआ है कि आरबीआई एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो प्लेटफॉर्म है रिटेल डायरेक्ट। रिटेल डायरेक्ट, जिसके माध्यम से रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट। कई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।